नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। मैं राहुल गौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर। यहाँ अपन केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर कुछ दिन पहले स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में, यानी आपकी जो नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अपन बात कर चुके हैं, जिसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं ये हमने बताया। उनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने बात की और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम बातें लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में होने वाली है। ये जो केमिकल रिएक्शन हेलो एल्केन शो करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। जो है अपनी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं हेलो एल्केन की, वो 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपकी बुक में ये नाभिक रागी भी दिख जाता है, तो वहाँ नाभिक रागी और नाभिक स्नेही सेम शब्द हैं, आप कंफ्यूज ना हो। सेकंड जो रिएक्शन होती है वो अपनी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। आप हिंदी में से क्या बोलते हैं? विलोपन अभिक्रिया। थर्ड जो रिएक्शन है आपकी है रिएक्शन विद मेटल, यानी धातु के साथ अभिक्रिया। ये तीनों रिएक्शन जो हैं आप आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब अभी हम जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन है जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस फर्स्ट रिएक्शन के बारे में अपन बात करें। इसके बारे में आपको एक उदाहरण से बताना चाहूँगा कि हम सबसे पहली बात तो जो हम रिएक्शन कराते हैं वो हेलो एल्केन की रिएक्शन चलती हैं। हेलो एल्केन के बारे में हमने पढ़ा था, एक टॉपिक था आपका नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। उस वीडियो को आप जाके देखें तो आप उसमें मैंने आपको बताया था ये जो बॉन्ड होता है नॉर्मली ये कोवलेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण आपका जो हेलोजन है इस पर पार्शली नेगेटिव और आपका जो एल्केन है इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। यानी ये जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, ध्रुवीय बॉन्ड हो जाता है। जब यहाँ पे आप नाभिक स्नेही की रिएक्शन कराते हैं, नाभिक स्नेही की जब रिएक्शन यहाँ होती है तो नाभिक स्नेही जो होता है वो अटैक करता है आपके उस कार्बन पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। आपने 11th क्लास के चैप्टर्स जो लास्ट चैप्टर था अपना 13, उसमें आपने रिएजेंट को क्लासीफाई किया होगा। आपको याद होगा कि आपने रिएजेंट को क्लासीफाई किया था न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक में, और आपको याद आ गया होगा न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीसीज होती हैं उन्हें अपन बोलते थे न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज होती थी उन्हें अपन बोलते थे इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफिलिक है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? अटैक करेगा। कहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर। और जैसे ही यहाँ पे ये अटैक करेगा तो अटैक होने के साथ ही आपका जो हेलोजन एटम है ये एज अ लिविंग ग्रुप ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, यानी ये यहाँ से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। और जैसे ही ये रिप्लेस होगा तो आपके सामने आपका प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा और आपका जो हैलाइड्स है वो बाहर निकल जाता है, डिपार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगली बात, हमने इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोला? हमने इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहा? तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिस्थापन हुआ है, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन जो हुआ है उसको जो इनिशिएट किया जाता है, इनिशिएट जो करता है वो कौन करता है? आपका न्यूक्लियोफाइल करता है। कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। यानी यहाँ जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो प्रारंभ हुई है वो किसके द्वारा हुई है? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हुई है। तो जब न्यूक्लियोफाइल कोई रिएक्शन इनिशिएट करता है तो उस रिएक्शन को आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि यहाँ न्यूक्लियोफाइल की जगह इलेक्ट्रोफाइल होता तो अपन उसको क्या बोल रहे होते? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे होते। तो यहाँ इनिशिएट करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल ने इनिशिएट किया है तो इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको अपन बोलेंगे, ठीक है।
यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। इससे आगे जब अपन बात करते हैं, इससे आगे जब अपन नाभिक स्नेही अभिक्रियाएँ, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को जब आप क्लासीफाई करते हो तो ये क्लासीफाई होती हैं 2 पार्ट्स में। आपका जो पहला पार्ट बनता है उसे आप बोलते हो SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, जिसका आप यदि पूरा नाम बोलते हो तो मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओगे कि इसका पूरा नाम है सर यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही बोलने वाले। हिंदी में आप मुझे बताओगे कि सर हम इसको हिंदी में बोलेंगे एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जब मैं यहाँ पे सेकंड की बात करता हूँ तो आपकी सेकंड जो रिएक्शन होती है उसे अपन बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया जिसकी आप फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि सर ये होती है बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप हिंदी में मुझे बताएंगे कि हिंदी में होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और ये नाम जो पड़ा है वो आप आगे वीडियो में आप मुझे देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो ये नाम पड़ा इसके पीछे की रीज़न है वो है इसकी रेट, जो अपन रेट निकालने वाले हैं इसकी जब अपन जब रेट को देखेंगे तो इसमें क्या होता है SN2 रिएक्शन में। आपको मैं यहीं एक छोटा सा बता देता हूँ, जब आप यहाँ पर रेट निकालते हैं जो आप बाद में देखने वाले हैं इस वीडियो में, आपकी जो रेट है वो यहाँ पर केवल आपका जो हेलो एल्केन आप काम में लोगे, आपका जो हेलो एल्केन काम में लोगे ये इसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी हेलो एल्केन पर ये डिपेंड करती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा। लेकिन जब आप SN2 रिएक्शन में देखोगे तो SN2 रिएक्शन में जो रेट होती है, SN2 रिएक्शन में जो आपकी रेट होती है ये डिपेंड करती है किस पर, ये डिपेंड करती है आपके हेलो एल्केन पर, और साथ के साथ आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है उसके साथ भी ये निर्भर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपके हेलो एल्केन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की जो भी नेचर है उस पर ये रेट डिपेंड करती है। इसलिए इसे अपन बोलते थे सेकंड ऑर्डर, इसलिए इसे अपन क्या बोलते थे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इसे द्विअणुक बोला गया और इसे एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला गया। आगे अपन बात करते हैं, इनकी डिटेल स्टडी अपन करते हैं, अपन इनके बारे में जो अच्छे से बात करेंगे कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए इनके लिए और क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको SN1 के बारे में बताता हूँ कि SN1 के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो आपका जो नेम है वो तो आपने अभी जस्ट लिखा था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लिख चुके थे। इसमें आपको पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट है कि SN1 रिएक्शन कैरिड आउट इन पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, यानी आपकी जो SN1 रिएक्शन है वो आपकी ध्रुवीय प्रोटेक विलायक में होती है, यानी आपको SN1 रिएक्शन कराने के लिए पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, जब आप SN1 रिएक्शन की बात करते हैं और आपने कहा कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट चाहिए, तो आप मुझसे पूछेंगे सर ये पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट का मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट जो होता है एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसके पास एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम, कम से कम एक हाइड्रोजन एटम तो हो, और आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो बॉन्डेड होना चाहिए। किससे बॉन्डेड होना चाहिए, आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो बॉन्डेड होना चाहिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऐसे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, यानी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन एटम हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, उससे अपन पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट कहते हैं। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल से समझाएं, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जो H2 है उसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपके सामने एल्कोहल की बात करूँ वो भी इसका एग्जाम्पल है, मैं आपके सामने बात करूँ एसिटिक एसिड की वो भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। यानी ऐसे इस टाइप के जो क्या होते हैं
सॉल्वेंट होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अगली बात करते हैं। सेकंड बात इसी में, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो हमें बताता है कि आपकी जो SN1 जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप्स में होती है। ठीक है, अब मैं इसको आपको उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि मैंने क्या किया। एक उदाहरण लिया CH3 का होल 3 और इस कार्बन इससे मैंने जोड़ा हुआ है ब्रोमीन। आप यदि इसका नाम देखना चाहो, आप यदि मुझसे कहो सर मुझे हमें इसका नाम भी बताएं, तो मैं इसको एक बार खोल के लिख देता हूँ। तो मैं आपको जब इसको ओपन करके लिखता हूँ तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही मैंने ये ओपन किया आपको इसका नाम आराम से दिख गया होगा। आपसे यदि मैं इसका IUPAC नाम पूछूं तो आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले यदि हमें IUPAC नेम लिखना है तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के साथ ही हम करते हैं नंबरिंग। अब आपके सामने ये डाउट नहीं होगा कि नंबरिंग कहाँ से करें, क्योंकि आप नीचे से करें चाहे ऊपर से करें, दोनों कंडीशनों में सेकंड पोजीशन पर ही आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो होगा, आप कहोगे सर इसका नाम होगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल 2-ब्रोमो 2-मिथाइल और 3 कार्बन है तो आप कहोगे प्रोपेन। ठीक है, ये नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, यदि मैं IUPAC नाम की बात करूं तो आप कहोगे सर यदि मैं यहाँ पे कॉमन नेम की बात करता हूँ तो आप काउंट करते हो सर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब है ये ब्यूटेन है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है ब्रोमीन जो है यहाँ पे टर्सरी पोजीशन पे है, तो आप इसका जो कॉमन नेम बोलते हो, आप इसका कॉमन नेम मेरे सामने बोलोगे, मुझे बताओगे कि इसका नाम जो होता है वो क्या होता है? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आप इसको मुझे नाम इसका बताओगे, क्या बताने वाले हो? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये इसका हो गया कॉमन नेम, यानी अपन ने IUPAC नाम और कॉमन नेम की अपन ने यहाँ बात कर ली है। और ये टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे तो आपको ये नाम आते होंगे, नहीं तो आप 11th में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हुए होंगे, ये मैं समझता हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने SN1 रिएक्शन बताने वाला था, तो मैंने आपको कहा कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है। आप सबसे पहले जानते हो कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया में क्या होता है, तो आप कहोगे सर नाभिक स्नेही अभिक्रिया में क्या होता है। आपका जो हेलो एल्केन है ये आपको पता है ब्रोमीन इस पर पार्सली नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपका नाभिक स्नेही जो है न्यूक्लियोफिलिक जो है वो OH माइनस है। OH माइनस क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा और आपका जो ब्रोमीन है वो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ये बाहर निकलेगा आपका क्या होगा? आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी आपकी जो प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है वो यहाँ संपन्न हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये तो हुई कॉमन रिएक्शन। जब अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, आप जब इसकी मैकेनिज्म देखते हो, इसकी प्रोसेस देखते हो, तो हम मैकेनिज्म में बोलते हैं, मैंने अभी बताया था कि SN1 जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप्स में होती है। यानी जो पहला स्टेप आपके सामने होने वाला है उस पहले स्टेप में क्या होगा? आपका जो हेलो एल्केन है इसका सबसे पहले क्या होगा? क्लेवेज होने वाला है। हेलो एल्केन का यहाँ पे आपको स्लो क्लेवेज यानी धीमा विखंडन दिखाई देता है। इस विखंडन में क्या होता है? आपका जो ब्रोमीन है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, और आपका जो ये कार्बन वाला पोर्शन है इस कार्बन वाले पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी आप कहेंगे यहाँ पे स्लो क्लेवेज होगा, और स्लो क्लेवेज होने के साथ ही यहाँ पे कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा और साथ में ही आपको हैलाइड सामने दिखाई देगा। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है इसे आप इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, इसे आप हिंदी में मध्यवर्ती भी कहते हैं। क्या बात यहाँ तक समझ में आ गई? ये क्या बना है आपके सामने? एक मध्यवर्ती बना है। मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या हुआ है? स्लो क्लीवेज हुआ है, यानी ये जो रिएक्शन हुई है वो काफ़ी धीमी अभिक्रिया होती है। यदि मैं स्टेप सेकंड की बात करूँ तो स्टेप सेकंड में क्या होता है? स्टेप सेकंड में आपका जो इंटरमीडिएट है, आपका जो कार्बोकैटायन है, इस पर क्या होता है? आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है या फिर अटैक करता है, और जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो क्या करेगा? आपके सामने प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा।
यानी आपके सामने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक प्रोडक्ट है जो आपके सामने बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को देखेगा, देखते ही इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के साथ ही इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी आपको अल्कोहल बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। यानी ये जो प्रोसेस हुई है उसे आप बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगली बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्लो रिएक्शन होती हैं, ये जो स्टेप होते हैं, ये जो पद होते हैं जो स्लो होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, इन पदों को अपन बोलते हैं RDX। अब ये क्या है RDX? ये क्या है RDX को अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं वेग निर्धारक पद। यानी ये जो स्टेप होता है, जो स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, ये क्या करता है? ये रेट को डिटरमाइन करता है, यानी वेग का निर्धारण करता है। जब आप इस स्टेप को देखते हो तो आपका जो वेग है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके हेलो एल्केन पर ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? केवल हेलो एल्केन पर ही आपको डिपेंड करता हुआ दिखाई देता है। अब जब आप इसको देखते हो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? ये हेलो एल्केन पर। इसलिए आप कहते हो ये क्या, ये जो रेट है वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करती है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया को ये यहाँ पे फॉलो करती है, उसका अनुसरण यहाँ पे ये करती है। इसलिए इसका नाम पड़ा है अपन का SN1 अभिक्रिया, यानी एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से अपन अगली बात देखते हैं, और मैं आपको यहाँ से अगला पॉइंट आपको बताना चाहूँगा जो अपन कहेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट, कि यहाँ पर आप कहेंगे कि SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। यानी आप कहेंगे सर यहाँ SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, यदि मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यदि मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता हूँ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मैं यहाँ पे यदि इंक्रीज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी हमें यहाँ इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आप जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसे जैसे आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी कार्बोकेटाइन की, वहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। मतलब है यदि हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, स्थायित्व को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? आपकी नाभिक स्नेही की जो रिएक्टिंग पावर है, रिएक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि मध्यवर्ती है, तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज इजीली अटैक कर पाएगा। तो अपन कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। इसके बेसिस पे हम एक ऑर्डर देखते हैं जिसमें अपन कहते हैं कि यहाँ पे रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी का मैं एक ऑर्डर बनाता हूँ, तो क्या बनेगा? आप देखें, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है वो आपका होता है बेंजाइलिक, उसके बाद आपका होता है अलाइलिक, उसके बाद होता है 3 डिग्री हेलो एल्केन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद आपका जो भी बनाओगे आप CH3+। ये क्या आता है अपना? ये अपना स्टेबिलिटी का, या अपन कह सकते हैं रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर है कार्बोकेटाइन का। और कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? उतनी ही अच्छी होगी। यानी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो उतनी ही आसानी से, उतनी ही जल्दी यहाँ पर अटैक कर पाएगा। तो अब आपके माइंड में ये चीज़ आ गई होगी सर कि कैसे है, ये आपके 11th क्लास का यदि आपका बेस अच्छा है तो आपके माइंड में ये चीज़ आ चुकी होगी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये बेस क्लियर हो गया होगा।
क्योंकि आपको भी पता है हाइपर कॉन्जुगेशन जो आप पढ़ते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हमने उस समय जो पॉजिटिव चार्ज यानी अपना जो कार्बोकैटायन था उसकी स्टेबिलिटी भी बताई थी। हमने कहा था 3 डिग्री जो होता है उसमें 3 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है। 3 डिग्री में क्या होता है, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन मैक्सिमम। 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में और कम, यहाँ पर तो होती नहीं है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर अपने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की उससे कम। लेकिन यदि अपन एलाइलिक और बेंजाइलिक की बात करें तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है आपके सामने कि एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में क्या है। यदि मैं आपको एलाइलिक बनाना चाहूँ तो मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि एलाइलिक होता क्या है। एलाइलिक होता है कि ऐसा हेलोजन एटम, ठीक है, आपको मैं अभी याद दिलाता हूँ, मैंने आपको एलाइलिक ऐसे बना के दिखाया था। मैंने कहा था कि आपका जो हेलोजन एटम है वो यदि sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और आपका जो sp3 कार्बन है यदि किससे जुड़ा हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे ग्रुप को अपन बोलते हैं एलाइलिक, ठीक है। यहाँ अपन कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, यानी आपको हेलोजन हटा देना है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी डबल बॉन्डेड, यानी कि अपन कह सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि कोई पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है उसे अपन क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बोकैटायन बोलने वाले हैं। अब होता क्या है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाया जाता है रेजोनेंस, यानी आपका जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के कारण अपन के सामने 2 प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। क्या होता है, 2 प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब रेजोनेंस जितना अच्छा, स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी। आगे यदि मैं बेंजाइलिक की बात करूँ आपके सामने, तो बेंजाइलिक के केस में आपको पता है, आपने पढ़ा था, यदि किसी एरोमेटिक रिंग से एक sp3 कार्बन जुड़ा हुआ हो और उस sp3 कार्बन से यदि कोई कार्बोकैटायन लगा हुआ है तो उसे अपन बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस का कैरेक्टर पाया जाता है। होता क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्डेड हैं वो इस तरीके से शिफ्ट होते रहते हैं, और जैसे ये शिफ्टिंग होगी क्या होगा, शिफ्टिंग होने से यहाँ क्या होगा, हमें डिफरेंट टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई देंगी। और रेजोनेट इस प्रकार से फिर बॉन्ड शिफ्ट होगा और आप और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी शिफ्ट हुआ है, आपका बॉन्ड इस प्रकार से जा चुका है, फिर क्या होगा, फिर से रेजोनेंस शिफ्टिंग होगी, और फिर से जब शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, प्लस, और जब लास्ट में जब शिफ्टिंग होगी तो आपको फिर पहले वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी आप एलाइलिक और बेंजाइलिक की बात करें तो एलाइलिक में आपको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं और बेंजाइलिक में आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यानी बेंजाइलिक की जो स्टेबिलिटी है वो एलाइलिक से ज़्यादा, एलाइलिक की स्टेबिलिटी। और आप ये भी जानते होंगे, अब आपके माइंड में यह रहो सर इसमें रेजोनेंस है, ठीक है, वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है, पर आपने कैसे कहा कि रेजोनेंस ज़्यादा है। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा 11th में, रेजोनेंस ऑलवेज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। यदि हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस एक साथ आते हैं तो आप हमेशा जो प्रायोरिटी दोगे वो किसको दोगे, रेजोनेंस को दोगे। तो रेजोनेंस जो होता है उसकी प्रायोरिटी लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात अपन यहाँ पे कर चुके हैं। तो SN1 रिएक्शन के केस में हमने कुछ जो पॉइंट हैं वो आपको बताए हैं। आप इन पॉइंटों को इस तरह से देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसके बाद अपन जो सेकंड बात करने वाले हैं वो है अपनी सेकंड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसे अपन बोलते हैं SN2 रिएक्शन, जिसे अपन बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। इसकी जो फुल फॉर्म है, आप SN2 का यदि फुल फॉर्म की बात करें जो मैंने आपको पहले भी बताई है, SN2 को अपन बोलते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अपन ने पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। इसके बारे में अपन बात करें तो पहली बात तो ये कि ये जो SN2 रिएक्शन होती है ये हमेशा सिंगल स्टेप में होती है। कैसे होती है, सिंगल स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है, एक पद में यह अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। जब एक पद में यह अभिक्रिया संपन्न होती है तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, आपके सामने एग्जांपल बनाया, ये मैं आपके सामने एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ।
ये है आपका मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड में SN2 ये सिंगल स्टेप में होती है। यहाँ पे जो आपका नाभिक स्नेही होता है वो हमेशा बैक साइड अटैक करता है। SN2 रिएक्शन के केस में आपने सुना होगा और आप आगे आप सुनोगे भी मेरे द्वारा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा कौन सा अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है। जब ये बैक साइड अटैक करता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है जब ये बैक साइड अटैक करता है, ठीक है, जब ये बैक साइड अटैक करता है यहाँ पे, तो होता क्या है आपका, जैसे आप इस तरीके से बनाएं इसको, पहले बैक साइड अटैक होने के कारण यहाँ पर OH बॉन्ड बना रहा है और साथ में क्लोरीन भी यहाँ पे बॉन्ड बना रहा था। क्लोरीन का जो पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो वीक होता जा रहा है और OH जो है, यानी आप कह सकते हैं कि इस स्टेप में क्या हो रहा है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। यानी इस सिंगल स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक जो है वो सेम टाइम पर होता है। यानी OH जो है वो तो नया बॉन्ड बना रहा है और क्लोरीन जो है वो अपने बॉन्ड को धीमे धीमे तोड़ता जा रहा है। यानी OH बॉन्ड बनाता जाएगा, क्लोरीन बॉन्ड तोड़ता जाएगा। ये जो स्टेप बनता है, यहाँ पर ये जो स्टेप बना है, इसे अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसे अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यानी इसे अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बताऊंगा ये जो स्टेप होती है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होती है। ये जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है और इसको अपन आइसोलेट भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इसे अपन आइसोलेट भी नहीं कर सकते। और ये जो स्टेप है वो क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल होती है और अनस्टेबल होने के कारण ये रिएक्शन आगे होगी और आगे होने के साथ ही हमें क्या होगा, क्लोरीन जो है जो बॉन्ड को तोड़ता हुआ जा रहा था वो तो यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा और आपका जो OH ग्रुप है जो नया बॉन्ड बना रहा था वो धीमे धीमे पास आएगा और पास आने के साथ ही यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है जो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है OH के द्वारा, इसलिए अपन कहते हैं SN2 अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया में आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हमेशा बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक करने के साथ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और सेम टाइम पर हमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक, ये सेम दोनों कंडीशन जो हैं, दोनों प्रोसेस जो है वो हमें सेम टाइम पे दिखाई देती हैं। और जब ये जिस स्टेट में अपन को दिखाई देती हैं उस स्टेट को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ये अनस्टेबल होती है और इसे अपन आइसोलेट भी नहीं कर सकते, तो जिससे ये आगे रिएक्शन चलती है और आगे हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। जब आप इस प्रोडक्ट को देखते हो तो आपको ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कभी आप गए हों बरसात के सीज़न में, छाता लेके आप गए हों, बिल्कुल छाता लेके आप जा रहे हैं और आंधी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो कभी कभार आपने देखा होगा कि आपका जो छाता है वो उल्टा हो जाता है, जो आपको कवर कर रहा था वो आकाश को कवर कर रहा है, तो क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो उल्टा हो जाता है तो यानी एक तरीके से हमें इन्वर्जन हुआ। तो इसी प्रोडक्ट को जब आप देखोगे जहाँ पे पहले क्लोरीन आगे था, ठीक है, तो ये जो आपको इसका जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। यानी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पलट चुका है, इन्वर्ट हो चुका है ये, ठीक है। यानी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे पलट चुका है, उल्टा हो चुका है, इन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे इन्वर्जन देखने को मिलेगा और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास में प्रतिपन। यानी क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं विन्यास में प्रतिपन, ठीक है। यानी आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो पहले की तुलना में उल्टा मिलने वाला है, बिल्कुल छाते की तरह, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसको मैं ऐसे बनाना चाहूँ, एक तरीके से ये है आपका छाता, ये आपका हैंड जिसे आप पकड़े रखते हैं। जब आप इसको देखोगे तो देखो छाता उल्टा हो चुका है,
पहले ऐसे था, ऐसे हो चुका है, ठीक है। तो यानी इस प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, यानी आपको SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। SN2 रिएक्शन के बारे में अपन एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर मैं बल्की ग्रुप जोड़ता जाता हूँ, बल्की ग्रुप का मतलब है कार्बन पर बड़े बड़े ग्रुप यदि मैं जोड़ता जाऊं, यदि मैं कहूं यहाँ पे बल्की ग्रुप यदि इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, यदि बल्की ग्रुप यहाँ पे इंक्रीज होंगे तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो डिक्रीज होगी, यानी नाभिक स्नेही का जो आक्रमण होगा, जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी यदि बल्की ग्रुप ऐड होता जाएगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा ये रीज़न जो है वो इसके कारण है क्योंकि आपने अभी देखा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है। इस बैक साइड अटैक को अपन बोल्टन इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो जब ये बैक साइड अटैक करता है, अब एक बार सोचो यदि बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि आप मैं एक तरीके से आपके सामने प्रोडक्ट क्रिएट करूँ कि मैंने क्या किया है, कार्बन है जिस पर क्या होने वाला है, 3 बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3, इस तरीके से एक बार फिर से बनाते हैं इसको। आपके सामने कार्बन है, आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके बड़ा ग्रुप CH3, इधर भी जुड़ा हुआ है CH3, इधर भी जुड़ा है CH3, ठीक है, यानी 3 डिग्री हो गया। यदि ऐसे ही मैं फिर से 2 डिग्री के केस में जाऊँ जिसमें क्या जुड़ा है, 2 CH3 जुड़े हुए हों, 1 हाइड्रोजन हो। फिर यदि मैं 1 डिग्री के केस में बात करूँ जहाँ पे 1 CH3 जुड़ा हो और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, यहाँ पे आपका हेलोजन जुड़ा है, ठीक है। एक ऐसा केस जहाँ पर क्या है, केवल हाइड्रोजन है, जो मैंने अभी बनाया था, क्या है, केवल हाइड्रोजन है और आपका हेलोजन एटम, ठीक है। जब इन केस को हम देखते हैं तो हमें पता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करने वाला है, बैक साइड अटैक करने वाला है। आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करने वाला है, यहाँ पे बैक साइड अटैक करने वाला है। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा तो उसे सामना करना पड़ेगा बड़े बड़े ग्रुप से। जब यहाँ आएगा तो उसको 2 बड़े ग्रुप से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन भी होगा। ये जो बड़े ग्रुप हैं वो आपस में रिपेल भी करेंगे, उनको भी स्पेस चाहिए। जब यहाँ अटैक करने आएगा, और एक केस है जब यहाँ अटैक करने आएगा, तो आप खुद से बता सकते हो कि जो बैक साइड अटैक होगा वो सबसे ईजी होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप में हाइड्रोजन। इसके बाद थोड़ा टफ होगा इस केस में, इसके बाद और थोड़ा टफ होगा, और इस केस में तो बहुत हाई हो जाएगा। तो यदि मैं बल्की ग्रुप यहाँ पे इंक्रीज करता जाऊँ तो बल्की ग्रुप इंक्रीज करने पर आप खुद से देख सकते हो कि नाभिक स्नेही की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे आप इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऑर्डर रिएक्टिविटी का आप ऑर्डर लिखोगे कि आपका जो 1 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उसके बाद 2 डिग्री सबसे 2 डिग्री है, उसके बाद आपका 3 डिग्री। ये आपको ऑर्डर देखने को मिलता है। और आप जब इस ऑर्डर को देख रहे होंगे तो आपको ये ऑर्डर कुछ ना कुछ SN1 अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि SN1 अभिक्रिया में ये जो ऑर्डर था वो उल्टा था। उसमें 3 डिग्री जो था वो मोर रिएक्टिव था, और यहाँ पर 1 डिग्री जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो ये चीज़ क्या है, ये लाइन आप SN1 और SN2 के जब डिफरेंस करते हैं तो उनमें भी आप इस रिएक्शन को या इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस जब दे दें आपको, यदि डिफरेंस देता है यदि इन दोनों का, तो आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो SN1 और SN2 में ये एक डिफरेंस है जो आप देखने को मिलता है, ठीक है। अगली बात, यदि मैं इन दोनों रिएक्शनों के लिए हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी की बात करूँ, हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, तो जो आयोडाइड होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद आपका ब्रोमाइड वाला कंपाउंड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद आपका फ्लोराइड। आपको ये ऑर्डर देखने को मिलता है, यानी ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। SN1 और SN2 ये दोनों पे फॉलो होता है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि कुछ अंतर हैं जो आप इन दोनों में कर सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले तो सॉल्वेंट का कर सकते हो कि SN1 रिएक्शन के लिए आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, लेकिन SN2 रिएक्शन में आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी काम में ले सकते हैं। ये रिएक्शन उसमें होती है। SN1 जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में होती है, 2 पदों में होती है, और SN2 रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि SN1 रिएक्शन जो है उसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन स्टेट बनती है, ठीक है।
और अगली बात मैं बताना चाहूँ, अगला पॉइंट आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें रिटेन रहता है। उसमें जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन का प्रतिपन्न आपको देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे इस ऑर्डर को भी देख सकते हो। SN1 रिएक्शन में ये उल्टा होता है और SN2 रिएक्शन में आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो आज हमने बात करी है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्कीन की, जिसमें हमने SN1 और SN2 इन दोनों के अंतर की भी बात कर ली, इन दोनों के बारे में हमने सब कुछ बात कर ली है। अगली वीडियो में हम बाकी आगे की जो जानकारी है वो आपके सामने लाएंगे। बाकी आपके लिए यदि ये हेल्पफुल है, आपको लगता है, अच्छा देखने में लगता है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।